नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम विशेष रूप से लेकर आए हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। कि जस्ट इमेजिन कि आप जिस दुनिया में रह रहे हो, आप सोच कर देखिए कि वहां पैसा नहीं है। एक छोटी सी वस्तु चाहिए तो हम आपको पीछे ले जा रहे हैं दुनिया में घूमते हुए। हम अतीत पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारी आवश्यकता है, हमें खाने के लिए गेहूं चाहिए और मैं जूता बनाता हूं। तो जूता के बदले में गेहूं चाहिए खाने के लिए। क्या स्थिति होगी कि जब मैं जूता लेकर गेहूं वाले के पास जाता हूं, एक व्यक्ति के पास पता चलता है कि गेहूं है, तो भाई गेहूं दे दो। तो बोला कि भाई गेहूं तो हम दे दें, लेकिन हमको तो जूता नहीं चाहिए, हमें तो बकरी चाहिए। बड़ा परेशान। और इस परेशानी में फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं जाते हैं, फिर पता चलता है कि कोई एक गेहूं वाला है। बोले क्या भाई गेहूं दे दो। बोले गेहूं तो दे देंगे भाई हम, लेकिन हमको तो कपड़ा चाहिए। बड़ा मुश्किल से फिर सोचते चलो कपड़े वाले के पास जाते हैं, कपड़ा ले लेते हैं जूते के बदले में, और उसके बाद उससे गेहूं ले लेंगे। कपड़े वाले के पास जाते हैं, भाई तुम कपड़ा दे दो, मेरे पास जूता है। बोला जूता हम क्या करेंगे भाई, तुम्हारे पास कपड़ा है तो कपड़ा रखो, हमको तो एक लकड़ी का जो है चौखट चाहिए दरवाज़ा बनाने के लिए। बड़ा परेशान। लकड़ी वाले के पास जाते हैं, भाई तुम लकड़ी दे दो, उससे हम कपड़ा वाला से कपड़ा बदलेंगे, कपड़ा वाला से फिर बदलेंगे गेहूं वाले से और गेहूं ले लेंगे। लकड़ी वाला बोलता है कि भाई हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ और चाहिए। तो इस स्थिति में अगर मेरे पास जूता है, अगर मेरे पास जूता है और हमें गेहूं चाहिए, तो वस्तु के बदले में वस्तु चाहिए। तो वस्तु के बदले में वस्तु जो चाहिए होता है, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम कहते हैं। और बार्टर सिस्टम की सबसे जो बड़ा दोष है वह यह है कि बार्टर सिस्टम में हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होती है जिसको ठीक वही चीज चाहिए जो मेरे पास है, और उसके पास ठीक वही चीज है जो मुझे चाहिए। इसे हम कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो मुद्रा के आविष्कार से पहले दुनिया में जो प्रथा प्रचलित थी वह क्या कहलाती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। किसे कहते हैं बार्टर सिस्टम? वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का जो लेन देन होता है वह बार्टर सिस्टम कहलाता है। और इसका सबसे बड़ा जो दोष था वह क्या था? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है? कि एक व्यक्ति के पास ठीक उसी वस्तु का होना जो पहले व्यक्ति को चाहिए, और पहले व्यक्ति के पास ठीक वही चीज का होना जो दूसरे व्यक्ति को चाहिए, आपस में बदलने के लिए। बहुत ही विषम परिस्थिति थी, और इस विषम परिस्थिति को किसने दूर किया? मुद्रा के आविष्कार ने। हालांकि मुद्रा के आविष्कार से पूर्व भी, मुद्रा के आविष्कार से पूर्व भी भारतवर्ष की बात करें, मुद्रा के आविष्कार से पूर्व भारत में अनाज, पशु, कीमती धातु जैसे सोना चांदी, ग्रह रत्न जैसे चीजों का प्रयोग जो है मुद्रा के रूप में किया जाता था।
वस्तु का खरीद बिक्री करने के लिए या विनिमय करने के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग मुद्रा से। मुद्रा क्या है? मुद्रा, मनी। मनी जो है लैटिन भाषा के एक शब्द मोनेटा से इस शब्द का निर्माण हुआ है। मोनेटा जो है ग्रीक में, वहाँ जो एक देवी होती है, धन की देवी जिसे कहते हैं, देवी जूनो, जैसे भारतवर्ष में धन की देवी लक्ष्मी होती है, उसी तरह वहाँ धन की देवी जूनो का दूसरा नाम मोनेटा था। उसी जिनके मंदिर में सिक्कों की ढलाई की जाती थी, तो उसी वर्ड से, लैटिन वर्ड मोनेटा से निर्माण हुआ मनी, जिसका हिंदी नाम मुद्रा है। तो चलिए मुद्रा क्या है? मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक है, इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो मूल्य, विनिमय का माध्यम, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। व्यापार में हम लेन देन करते हैं, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो है मुद्रा माध्यम है कि हमें यह पेन खरीदना है, यह मार्कर खरीदना है, तो हम मुद्रा देके मुद्रा के बदले में इसको खरीद सकते हैं। और मूल्य का मापक, जिस तरह लंबाई का मापक होता है मीटर, कि यह जैसे कि कोई भी खेत है 20 मीटर लंबा है, जिस तरह दूध द्रव का मात्रक होता है लीटर, कि हम दूध खरीद के लाते हैं 5 लीटर, उसी तरह मूल्य का मापक अगर कोई पूछा जाए कि इस मूल्य का क्या मापक होगा, तो इसका मूल्य कितना है, तो वह मुद्रा में मापा जाएगा। 5 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, ये क्या है? मुद्रा है। रुपया क्या है? मुद्रा है। आगे चल के देखेंगे, रुपया भारतीय मुद्रा जो होता है, करेंसी, उसे हम मुद्रा कहते हैं। तो यह मुद्रा है। तो परिभाषा के तौर पर देखिए, मुद्रा विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक है। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मैंने पहले ही बताया था, वैसा स्थल जहां लेन देन या विनिमय का कार्य होता है, आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, वह पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा विनिमय का मुख्य आधार है। अगर मुद्रा ना हो तो जरा सोचिए व्यापार कैसे होगा, संपूर्ण विनिमय ठप हो जाएगा। इसलिए अर्थव्यवस्था के विकास में या अर्थव्यवस्था को चलाने में मुद्रा की अहम भूमिका है। अभी हमने देखा कि मुद्रा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का कार्य का आधार, मूल रूप से अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो किसी भी व्यक्ति के कार्य का आधार मुद्रा है। मुद्रा के रूप में अपने कार्य का जो मूल्य प्राप्त करता है व्यक्ति, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। मुद्रा के रूप में अपने कार्य का जो मूल्य प्राप्त करता है, उसे व्यक्ति की आय कहते हैं। अब इस आय के दो भाग में बांट सकते हैं। इस आय को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक खर्च या खपत और दूसरा सेविंग्स, बचत। कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाता है तो 100 रुपया में वो चाहता है कि हम 80 रुपया खर्च करें, 20 रुपया बचा लें। ठीक है, तो कुछ हिस्सा अपने खर्च का, कुछ हिस्सा भविष्य में खर्च करने के लिए जो व्यक्ति बचा के रखता है। भविष्य में बहुत तरह की कार्य होते हैं जिसके लिए व्यक्ति बचा कर रखना चाहता है। लोग सोचता है कि हो सकता है कल हम बीमार पड़ जाएं तो काम ना कर पाएं, हमारी आय शून्य हो जाएगी तो हम खाएंगे, तो या इलाज कराएंगे, तो उसके लिए भी बचत जरूरी है। कुछ और भी भविष्य की योजना है, किसी को घर बनाना है, किसी को बेटी का शादी करना है, किसी को बेटे को आगे पढ़ाना है, किसी को मोटरसाइकिल खरीदनी है, किसी को मोबाइल खरीदना है। तो किसी भी कारण से अगर हम अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा कर रखते हैं तो वह बचत कहलाता है। अब इस खर्च को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो तुरंत का खर्च और एक बाद वाले खर्च में। अब कोई व्यक्ति, अब एक महीने का तनख्वाह है 50,000 रुपये, जरा बताइए 50,000 रुपये तनख्वाह है, 30,000 रुपये वह खर्च करता है और 20,000 रुपये बचा लेता है। चलिए, ये बचत तो हमने देख लिया। अब इस 30,000 को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक जो तुरंत खर्च करता है, तो तुरंत क्या में खर्च करेगा?
अगर पहले से कुछ लिया हुआ हो, लोन लिया हुआ हो, तुरंत कुछ आवश्यकता हो उसके घर की, तो उसमें बाकी डिले पेमेंट होता है। बाद में बच्चों की फीस 10 तारीख को देना है, चलिए 10 तारीख को, गैस 15 तारीख को भराना है, किराना सामान जो है 18 तारीख को आएगा, और भी इस तरह की कई अपना जो बजट बनाकर रखता है, तो उस पेमेंट को करने के लिए, उस पर खर्च करने के लिए इस 30,000 में से भी 20,000 रुपया वो अलग रखता है, जो 1 महीने के आखिर तक उसका समाप्त हो जाएगा। अब इन पैसों को व्यक्ति कहां रखे? इन पैसों को व्यक्ति कहां रखे? तो प्राचीन काल में लोग इसको बांध के, धन को, मुद्रा को डब्बा में रख देता था, गाड़ के रख देता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इन पैसों को रखने के लिए हमारे पास एक शानदार व्यवस्था है, जिसे हम बैंक कहते हैं। तो मुद्रा से अब हम आपको लेकर चलते हैं बैंक की ओर। हम पहुंच चुके हैं बैंक में। तो बैंकों की बात करें तो बैंक 2 तरह के होते हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक। जब मुद्रा हम पाठ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। जरा देखिए, केंद्रीय बैंक क्या होता है? जो मुद्रा जारी करता है, जो नोट हमारे पास करेंसी चलता है, वो कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक जारी करता है। किसी भी देश में नोट जारी कौन करता है? उस देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। और जहां हम पैसे रखते हैं वह व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंक कहलाता है। तो उन बैंकों पर निगरानी करने का काम भी कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। तो इसीलिए केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। सामान्यतः प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत में भी एक केंद्रीय बैंक है, और भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कहते हैं इसे। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक के 2 मुख्य कार्य, मुद्रा जारी करना और व्यावसायिक बैंकों की निगरानी करना। हम इस पर फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे कि केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों की निगरानी किस प्रकार करता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्यावसायिक बैंक क्या है। व्यावसायिक बैंकों का इतिहास काफी पुराना है। 2000 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन मैं भारत की बात करूं तो 1770 ईस्वी में सबसे पहले एलेक्जेंडर एंड कंपनी नामक एक एजेंसी गृह ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। ये क्या करते थे कि लोगों के पैसे को सुरक्षित, उस समय लूट मार सेंधमारी का जमाना था, तो लोगों के पैसे को अपने पास सुरक्षित रखते थे। लेकिन 1770 से लेकर 1870 ईस्वी तक आते तक लगभग 100 सालों में 39 से भी ज्यादा, भारत में 39-40 के लगभग एजेंसी गृह या बैंक आए और बंद हो गए, रन ऑन का शिकार हो गए। रन ऑन क्या होता है? एक अफवाह। उस समय क्या था, आज की तरह संचार तंत्र मजबूत नहीं था। लोग, पता चला कि यहाँ पर एक बैंक खुला है, दिल्ली से कोई व्यक्ति आया, बोला अरे ऐसा ही दिल्ली में खुला था, लोगों का पैसा लेके भाग गया। तो सारा लोग दौड़ पड़ा। जरा सोचिए कि वह बैंक जो लोगों के पैसे से चलता है, और सारे लोग, जितने लोगों ने वहां पैसा जमा किया है, एक साथ भीड़ उमड़ पड़े कि मेरा पैसा लाओ, मेरा पैसा लाओ। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? बैंक की सारी जमा पूंजी समाप्त हो जाएगी और वो बैंक डूब जाएगा, जिसे हम रन ऑन कहते हैं। रन ऑन का शिकार हो गया बैंक। तो 1770 से लेकर 1870 के बीच में कई ऐसे बैंक आए जो डूब गए, रन ऑन के शिकार हो गए, कोई वास्तव में भी भाग गया। लेकिन जो भारत में
बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई वह मानी जाती है आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता से। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता से भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई। 1809 ईस्वी में इसी का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो बैंक ऑफ कलकत्ता का ही नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बंबई की स्थापना हुई और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई और यही तीन प्रमुख बैंक भारत में बैंकिंग प्रणाली को स्टार्ट किया, लेकर आया। 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इस बैंक का, और इसका नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नाम से जानते हैं। हालांकि अगर पहला भारतीय बैंक कहा जाए तो 1881 ईस्वी में ही आ गया था अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक यह सबसे पहला हमारा भारतीय बैंक था। तो जब भी हम कॉमन वर्ड बैंक का उपयोग करें तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि हम व्यावसायिक बैंकों की बात कर रहे हैं। तो बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं, जमा स्वीकार करना, हमसे जमा स्वीकार करना, और दूसरा ऋण प्रदान करना। तो जमा स्वीकार करती है बैंक। जमा स्वीकार करने के लिए आपके भी बैंक में खाते होंगे, हमारे भी खाते हैं। बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है। खाता कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रमुख खाता मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बचत खाता। बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। सेविंग्स अकाउंट में जब हम पैसा जमा करते हैं तो क्या होता है, पहला उसमें बैंक में वह पैसा सुरक्षित रहता है। सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? केंद्रीय बैंक। कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक में आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और दूसरा और सबसे अहम बात कि इस पैसे पर बैंक हमें ब्याज देती है। क्या देती है? ब्याज देती है। दूसरा जो बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है वह है योग्य एवं जरूरतमंद। योग्य मतलब जो ऋण लेने के योग्य हो। अब योग्यता की बात हम आगे करेंगे कि योग्य कौन है। तो योग्य एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को वह क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। और जब ऋण प्रदान करता है तो बैंक ब्याज लेता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कि हम अगर कुछ पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हमें बैंक 4% ब्याज दे रही है, और जब हम ऋण लेते हैं या कोई व्यक्ति ऋण लेता है उसी पैसे को तो बैंक 10% उससे ब्याज ले रही है। तो ये जो ब्याज का अंतर है 10% माइनस 4% मतलब 6%। अपनी जमा पूंजी का जो वह लोन में दे रही है बैंक, उसका 6% जो है वह मार्जिन रख रही है, गैप रख रही है। और यही बैंकों की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रश्न पूछे जाते हैं बैंकों की आय का स्रोत क्या है? तो बैंकों की आय का स्रोत क्या है? ऋण पर लिए गए ब्याज और जमा पर दिए गए ब्याज का जो अंतर होता है वही बैंकों की आय का स्रोत होता है। बैंक जो है जमा इस शर्त पर लेती है
कि मांगे जाने पर वह रकम वह हमें वापस कर सके। हम बैंक से नगद निकासी कर सकते हैं, नगद निकासी कर सकते हैं, चेक द्वारा निकासी कर सकते हैं, चेक द्वारा निकासी कर सकते हैं। वर्तमान में एटीएम हो गया है, मोबाइल ऐप हो गया है, यूपीआई हो गया है। इन सब माध्यमों से भी हम बैंक से कभी भी अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं या किसी दूसरे के खाते में अपने पैसे को, अपने खाते से पैसे को हस्तांतरित, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं बैंक देती है। अब जरा देखिए कि दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में बैंक कैसे मध्यस्थता का काम करती है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है जिनके पास अपनी आवश्यकता की पूर्ति से अधिक पैसा है, और दूसरा व्यक्ति जो बी है, व्यापार के लिए उसके पास व्यापार करने की काबिलियत है, इच्छा भी है, लेकिन पैसा नहीं है, उसे पैसे की आवश्यकता है। ए क्या करता है, अपने पैसे को जमा के रूप में बैंक में जमा करता है, और उस पैसे को बैंक क्या करता है, बी को लोन के रूप में, ऋण के रूप में दे देता है। ए का पैसा सुरक्षित भी रहेगा, ए को बैंक गारंटी देता है कि जब हमसे तुम पैसा मांगोगे तुम्हारा पैसा रिटर्न कर देंगे। उसी तरह बी को भी व्यापार करने के लिए पूंजी मिल जाता है, और इससे क्या होता है, बैंक ने क्या कार्य किया, मध्यस्थता का कार्य किया और विकास में योगदान दिया। क्यों? क्योंकि बी अब व्यापार करेगा, और व्यापार करेगा तो बी का भी विकास होगा और अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। तो इस तरह बैंक जो है आवश्यकता से अधिक मुद्रा एवं जरूरतमंद व्यक्ति के बीच में मध्यस्थता का कार्य भी करता है। मैंने एक बात कहा था कि बैंक जो है जरूरतमंद एवं योग्य अभ्यर्थियों को, योग्य व्यक्तियों को ऋण के रूप में पैसे देती है। अब जिस व्यक्ति को जरूरत है, इस बी को ऋण की जरूरत है, वह किसके पास जाएगा, जहां ऋण मिलता हो, जहां लोन मिलेगा। हमें ये किस कलम की आवश्यकता है तो हम किसके पास जाएंगे, जहां ये कलम मिलता हो। तो बी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है तो वह कहां जाएगा, जहां ऋण मिलता हो। अब ऋण कहां मिलता है, अभी बात करते हैं हम लोग। जहां भी ऋण मिलता है, जिस स्थान से लोन के रूप में या ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में पैसा मिलता है, उसे हम ऋण के स्रोत कहते हैं। क्या ऋण के स्रोतों की बात करते हैं तो ऋण के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत किसे कहते हैं, जिन्हें ऋण प्रदान करने की सरकार से कोई वैधानिक स्वीकृति, लाइसेंस प्राप्त नहीं हो ऋण प्रदान करने की या ब्याज वसूलने की। और दूसरा होता है औपचारिक स्रोत, वैसे स्रोत जिन्हें ऋण प्रदान करने की, लोन देने की या लोगों से ब्याज वसूलने का लाइसेंस मिला होता है, सरकार से वैधानिक स्वीकृति मिली होती है। तो अनौपचारिक स्रोत क्या है, मित्र है, रिश्तेदार है, सेठ, साहूकार, व्यवसायी, नियोक्ता। नियोक्ता मतलब जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं। तो कोई भी फर्म में, कोई भी कंपनी में, किसी व्यक्ति के यहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, और तो जो हमारा, जिसने हमें काम पर लगाया है, वह क्या कहलाया, नियोक्ता कहलाया। उसी तरह वैधानिक स्वीकृति किसे प्राप्त होता है, बैंक को, सहकारी समिति को, और बैंक के थ्रू ही, बैंक के द्वारा ही स्वयं सहायता समूह या महिला मंडल, किसान क्लब के द्वारा लोगों को क्या किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है। ये एक माध्यम है। तो इन रंगों को आप समझते होंगे, यह लाल रंग में मैंने दर्शाया है, यह हरे रंग में मैंने दर्शाया है। आप खुद सोच सकते हैं कि किससे ऋण लेना जो है व्यक्ति के लिए फायदेमंद या श्रेयस्कर होगा। निश्चित रूप से सेठ, साहूकार इत्यादि। यहाँ पर क्या होता है, ब्याज की दर अत्यंत अधिक होती है। ब्याज की दर मैं ऊपर ऐसे कर रहा हूं, देखिए बहुत अधिक होती है, और इधर ब्याज की दर कम होता है। तो ब्याज की दर कम होता है, इसीलिए लोन कहाँ से लेना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष में अभी भी स्थिति ये है
कि अधिकतर लोग 50% लगभग आधे लोग, जरूरतमंद लोग आज भी अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। कारण क्या है? मैंने पहले कहा था, याद कीजिए कि औपचारिक स्रोत या बैंक योग्य एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को ही ऋण प्रदान करते हैं। अब अगर आप योग्यता अपनी नहीं दिखला पाए बैंक के समक्ष कि मैं योग्य हूं, तो कैसे पता चलेगा व्यक्ति योग्य है ऋण लेने के लिए या नहीं? तो वह व्यक्ति जो ऋण की शर्तों को पूरा करता है, किसको पूरा करता है? ऋण की शर्तों को पूरा करता है। आइए हम लोग देखते हैं ऋण की शर्तें किसे कहते हैं। बात करते हैं ऋण की शर्तों की। तो बैंक उन्हीं व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है जो क्या करते हैं? ऋण की शर्तों को पूरा करते हैं। तो ऋण की शर्त क्या क्या है? निश्चित ब्याज की दर। बैंक जिस भी व्यक्ति को ऋण देता है तो सबसे पहले यह निश्चित कर लेता है कि ब्याज की दर क्या होगी। वह दर अनौपचारिक स्रोत से बहुत कम होता है। लेकिन जो अगला बिंदु है, वहाँ हमारे भारत के गरीब और जरूरतमंद, पिछड़े और अशिक्षित लोग पीछे हो जाते हैं, और वह है आवश्यक कागजात, डॉक्यूमेंटेशन। अधिकतर लोग जो है कागजात पूरी तरह से सही सलामत तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। कारण अशिक्षा एवं गरीबी, जानकारी का अभाव, बिचौलियों की मध्यस्थता के कारण क्या होता है? वह सही जगह पर पहुंचकर अपने सही कागजात को नहीं दिखला पाते। तो यही कारण है कि भारत के लोग, भारत के गरीब तबके के लोग अनौपचारिक स्रोत की ओर भागते हैं, क्योंकि अधिक ब्याज के लालच में अनौपचारिक स्रोत के जो लोग होते हैं, सेठ साहूकार होते हैं, वो क्या करते हैं? बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के भी लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दूसरा बिंदु था हमारा आवश्यक कागजात। बैंक से या औपचारिक ऋण के स्रोतों में भुगतान का तरीका एवं समय निश्चित होता है कि अगर आपको मंथली चुकाना है तो पर मंथ इतना रुपया चुकाना होगा। उसका एक समय निश्चित होगा कि इतने दिन, इतने तारीख को आपको चुकाना है। आपका ईएमआई प्रति माह की किस्त जो होगी वह इतनी होगी, इतने समय के बाद आपको भुगतान करना है और इतने समय तक आपको भुगतान पूरा कर लेना है। यह भुगतान का और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है औपचारिक ऋण के स्रोत में, वह है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार क्या होता है, जरा सुनिए। वैसी वस्तु, वर्तमान में हम उसको व्यक्ति से भी जोड़ेंगे, लेकिन बैंक से या औपचारिक स्रोत से ऋण लेने के लिए हमें गारंटी के रूप में एक ऐसी वस्तु या संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है कि यदि किसी कारणवश हम उस ऋण को चुकता नहीं कर पाए तो बैंक उस वस्तु को बेचकर या उसके द्वारा, उस व्यक्ति, अगर कोई हमारा गारंटर बनता है तो उस व्यक्ति के द्वारा हमारे ऋण की वसूली कर सकता है। तो उसे हम समर्थक ऋणाधार कहते हैं। तो ये जो दो बिंदु है, आवश्यक कागजात और समर्थक ऋणाधार, इन दोनों की कमी के कारण भारत के पिछड़े तबके, अशिक्षित और गरीब किसान जो है औपचारिक स्रोतों से ऋण नहीं ले पाते, और 50% लगभग आध किसान अभी भी अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं और ऋण की जाल में क्या करते हैं? अत्यधिक ब्याज दर के चलते ऋण की जाल में लगातार फंसते चले जाते हैं और अपनी संपत्ति का हानि कर बैठते हैं। संपत्ति की हानि, ब्याज भरने के लिए अपने फसल को बेच देता है किसान। बहुत जगह ऐसा हुआ कि खेती अगर नहीं हुआ, बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, तो और क्या होता है कि वैसी स्थिति में खेत तक बेचना पड़ जाता है। इसीलिए ऐसी सलाह दी जाती है कि ऋण सदैव औपचारिक स्रोतों से ही लें। वर्तमान में औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर खेती के लिए, खासकर किसानों के लिए, कृषि बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे क्या होता है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, बाढ़ आ जाए, महामारी आ जाए, खेतों में फसल नष्ट हो जाए, सूखा आ जाए, अकाल आ जाए, ठीक है,
तो फसल जल जाए, ओलावृष्टि हो जाए, ऐसी स्थिति में किसानों को फसल के मूल्य के बराबर मुआवजा मिलता है, जिस मुआवजे से वह अपनी ऋण का भुगतान कर सकते हैं। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि औपचारिक स्रोतों से ही ऋण लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों, यह था मुद्रा एवं साख अध्याय। इसके प्रश्नोत्तर के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई समस्या हो इस वीडियो को समझने में, आपको कुछ और चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।